Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss topic 4.8 क्लास 9 फिजिक्स, जो कि हमारे पास बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, सिंपल अगर मैं कहूँ, कोई भी बॉडी जिसमें एक्सीलरेशन जो है अगर ज़ीरो है तो हम उसको कहते हैं कि इस बॉडी के पास इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर एक्सीलरेशन क्या है, ज़ीरो है, तो हम कहते हैं इस बॉडी के पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर मैं कहता हूँ एक्सीलरेशन कैसे ज़ीरो होता है, एक्सीलरेशन हमने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मैं कह सकता हूँ अगर डेल्टा वी ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं डेल्टा वी की बात करूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ज़ीरो होने की, या तो बॉडी रेस्ट पे है, या तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, या बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मूव कर रही है, या तो वो रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर वो रेस्ट पे है तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। कौन सी स्टेट है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ज़ाहरी लफ्ज़ साकन को करता है। और अगर वो मूव कर रही है और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हम कहेंगे बॉडी के पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर बॉडी कि बेसिकली हम कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट तब होगी अगर बॉडी के पास एक्सीलरेशन जीरो हो। एक्सीलरेशन जीरो होने की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, डेल्टा वी जीरो हो जाए। अगर डेल्टा वी जीरो है तो इसका मतलब है या बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर उसकी बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक तो बॉडी अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तब वो वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो हो सकता है। अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन, एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है सेम स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो डेल्टा वी ज़ीरो हो सकता है। या बॉडी क्या कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल के दौरान जो उसकी वेलोसिटी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब जो सर्कल में मूव करने के लिए उसको जो वेलोसिटी चाहिए, वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और अगर वो कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास क्या है जी, अगर मैं कहता हूँ उसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है जो उसको मूव करने के लिए चाहिए, अगर वो ज़ीरो है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अगर वो ज़ीरो है तो हम यूनिफॉर्म है, तब हम कह सकते हैं डेल्टा वी ज़ीरो है। डेल्टा वी ज़ीरो है अगर ये यूनिफॉर्म है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो है उसकी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी है उसकी, अगर वो जो है यूनिफॉर्म है तब हम कह सकते हैं जो डेल्टा वी है वो ज़ीरो है। दो ही कंडीशन थी इसमें। और अगर ऐसा है, अगर ट्रांसलेशनल में है, अगर ट्रांसलेशन में है तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है डायनेमिक डायनेमिक ट्रांसलेशनल डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम कहें कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म थी, तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो डायनेमिक रोटेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर सिंपल मैं बताऊं, अब इसमें दो एग्जांपल जो हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बहुत आपसे पूछी जाती हैं। एक तो बेसिक ये है, जो आ जाएगा मोशन ऑफ पैराट्रूपर। मोशन ऑफ पैराट्रूपर मोशन ऑफ पैराट्रूपर किस तरह से एरोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। अब इसमें सिंपल आपने ये समझना है कि एक जो पैराट्रूपर है, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, सिंपल इसको ये समझ लीजिए, एक पैराट्रूपर है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच है। जब वो पैराट्रूपर नीचे आता है तो एक तो उसके ऊपर उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड नीचे एक्ट करता है, और दूसरी तरफ जो है हवा की जो रेजिस्टेंस है, जो हम इसको कह सकते हैं एयर फ्रिक्शन जो है, वो अपवर्ड एक्ट करती है, जिसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। एयर रेजिस्टेंस वो अपवर्ड एक्ट करेगी। और ड्रैग फोर्स जो है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गिरा है 1000 किलोमीटर से या 1000 मीटर से, तो उसका जो इनिशियली उसकी जो फोर्स उस पर लग रही है वो 0 न्यूटन है। वो बढ़ते अपने आप को उस फोर्स के तक ले जाएगी जहां तक उस बॉडी का वेट जो है वो लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इस बॉडी का वेट जो है वो 20 न्यूटन है,
तो ये अगर ड्रैग फोर्स जो लग रही है, अगर वो स्टार्टिंग में 0 न्यूटन थी, तो वो एक वक्त आएगा कि वो अपने आप को एडजस्ट करके इस वेट के इक्वल कर लेगी, मतलब ये भी 20 न्यूटन हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये जो फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, ये किस तरह से लगी है। ड्रैग फोर्स बेसिकली उसको सरफेस एरिया मिल गया यहाँ लगने के लिए, और वो फ्लूइड की वजह से ऊपर की तरफ लग रही है। और ये ड्रैग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और ये अपने आप को इस वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। इस बॉडी का वेट अगर 20 न्यूटन है, तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी अपने वेट को 20 न्यूटन के अकॉर्डिंग ही सेट करने की कोशिश करेगी। तो अगर ऐसा हो गया, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, तो हम कह सकते हैं जो फोर्स नेट है, जो नेट फोर्स पे लग रही है, एफ जो फोर्स नेट है, नेट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल है। अगर फोर्स नेट जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम इससे मतलब ये है कि एक्सीलरेशन जो है वो 0 के इक्वल है। और इस तरह की जो वेलोसिटी, अब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए नीचे की तरफ आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए नीचे आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड में से पास करता है, तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है, और ड्रैग फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो जब लगेगी, तो अपने आप को उसके वेट के हवाले से अपने आप को जो है वो इक्वल करने की कोशिश करेगी। और इसकी दूसरी एग्जांपल हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अ स्फीयर। जो दूसरी एग्जांपल है, हम कह सकते हैं मोशन ऑफ स्फीयर इन विस्कस मीडियम, मोशन ऑफ स्फीयर इन विस्कस फ्लूइड कह लें। एक विस्कस फ्लूइड है, उसमें से एक बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। आपने उसमें एक बॉल को किया, ये एक विस्कस लिक्विड है, इसमें आपने कोई फ्लूइड है, उसमें आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। तो ये बॉल जब इनिशियली इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और क्योंकि ये एक फ्लूइड है, तो इसमें ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट होगी। ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगी? अपवर्ड लगेगी। और ये ड्रैग फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो ये एक वक्त आएगा इवेंचुअली जो है, ये दोनों फोर्सेस अपने आप को जो है वो जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी और इक्वल कर देंगी। ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी वेट के। तो जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाएगी, तो ये जो स्फीयर है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हम उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस केस में आपने सिंपल सिंपल अभी तक यही सीखा कि जो एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाए, अगर एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, किसी भी बॉडी पे लगने वाला अगर एक्सीलरेशन 0 के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। और अगर एक्सीलरेशन 0 होता है, अगर एक्सीलरेशन 0 होता है, अगर एक्सीलरेशन 0 होता है, हमने सेकंड हाफ न्यूटन में पढ़ा कि एफ नेट जो है वो इक्वल होती है एम ए के। अगर एक्सीलरेशन 0 हो जाए, तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। अब आपके बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आया होगा कि अगर ये पैराट्रूपर, इसके ड्रैग फोर्स और इसके वेट ने इसको इक्वल कर दिया है, तो फिर इसको तो आसमान में ही रह जाना चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्सेस उसको बैलेंस कर रही हैं, और इसको तो फिर आसमान में सारी जिंदगी के लिए लटके रहना चाहिए। तो आपने कहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है, बट देखा है कि आपने पैराट्रूपर जो है जब भी वो आता है, तो वो जमीन पे तो एक खोलता है, छाता है वगैरह जो होता है, जब वो खोलता है तो फिर वो जमीन पे तो पहुंचता ही पहुंचता है लाजमी तौर पे। तो ऐसी कहाँ आपने गलती की इस कॉन्सेप्ट को सीखने में? आपने बेसिकली गलती की है न्यूटन फर्स्ट लॉ को सीखने में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट को ही कंटिन्यू करेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो अपनी उसी कंडीशन, उसी मोशन को मूव करते रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर एफ नेट जीरो हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रही है इस एक्सिस की तरफ और इस वाई एक्स, ये इस तरह से। और अगर ये 4 न्यूटन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है, 4 न्यूटन ही नीचे की तरफ लग रही है, इधर 10 न्यूटन लग रही है और इधर 10 न्यूटन लग रही है, तो इस पे जो एफ नेट आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, एफ नेट जो है वो मेरे के पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और बेसिकली क्योंकि पैराट्रूपर के केस में जब नेट फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा था, तो फिर भी ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ ही गिरती रहेगी, और ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। इस तरह से ये जो पैराट्रूपर की मोशन है, ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो इसमें ये बहुत सारी आपकी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल आपकी बुक में एक्सप्लेन उन्होंने की है। वो कहता है कि एक आपके पास है टेबल,
और टेबल के ऊपर जो है वो बुक लाई की हुई है, ठीक है। एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, और जो टेबल के ऊपर बुक है उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लग रही हैं। एक उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स है Fn, और दूसरी जो नीचे की तरफ फोर्स है वो है उसका वेट। वेट क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो फोर्सेस हैं और जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है। अब क्योंकि हमने कहा कि जो नेट फोर्स होती है किसी भी बॉडी पे लगने वाली वो जीरो होती है। नेट फोर्सेस क्या होती हैं? जीरो होती हैं। अगर नेट फोर्सेस जीरो हैं, अगर नेट फोर्सेस क्या हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो लग रही वो जीरो है जैसे इस ऑब्जेक्ट में है, तो इसका ये भी मतलब है कि जो नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो जो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बैलेंस कर रही हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी बैलेंसेस ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं? बैलेंसेस ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती हैं? बैलेंस करती हैं। अगर वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं तो हम कह सकते हैं जो अब ये फोर्स, ये वाली नॉर्मल फोर्स और दूसरी जो है वेट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस करेंगी। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स अपवर्ड में है और जो वेट है वो इक्वल जीरो, ये डब्ल्यू के है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल जीरो। और हम कह सकते हैं एफ एन माइनस डब्ल्यू जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बैलेंसिंग फोर्स के तौर पे आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। नेट फोर्स अगर जीरो है तो जो अपवर्ड फोर्स नॉर्मल की फोर्स है और जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो दोनों क्या करेंगे? दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं इस चीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि जो इक्विलिब्रियम है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं ऐसी बॉडी के पास इक्विलिब्रियम होता है अगर उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन है, अगर उसका एक्सीलरेशन क्या है जी? जीरो है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। एक्सीलरेशन जीरो होने की दो ही कंडीशन है। फर्स्ट ये कि डेल्टा वी अगर जीरो आ जाए, डेल्टा वी जीरो आने में या वो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मूव कर रही है। अगर वो रेस्ट पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो दो टाइप्स होगी, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की आगे दो टाइप्स हैं। ट्रांसलेशनल, अगर वेलोसिटी डेल्टा वी जीरो है तो हम कहेंगे बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है तो डेल्टा वी तो जीरो ही है, पर लेकिन वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अब इसमें एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखें, मोशन ऑफ पैराट्रूपर है। मोशन ऑफ पैराट्रूपर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि इसके ऊपर एक बॉडी का वेट जो वो पैराशूटर जो है बंदा, उसकी जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर की तरफ क्योंकि फ्लूइड में मूव कर रहा है, एयर एक फ्लूइड है, तो उस पे उसकी वजह से उस पैराशूट के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी। वो ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगेगी। जब तक वो अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगेगी वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर इस बॉडी का फर्ज करें वेट 20 न्यूटन है तो वो जो ड्रैग फोर्स है वो भी अपने वेट को 20 न्यूटन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी। जीरो से स्टार्ट होगी और जीरो से स्टार्ट होते होते वो 20 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो जब तक इक्वल होंगी तो फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए जमीन पर आएगी और वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। अगर ऐसा नहीं होता, एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती, तो क्या होगा जी? वो जो पैराट्रूपर है वो धड़ाम से जमीन पर आकर गिरेगा और इस दुनिया से चलता बसेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ स्फीयर इन विस्कस फ्लूइड। कोई विस्कस फ्लूइड है उसमें मोशन ऑफ स्फीयर देखना है कि स्फीयर है, आपने उसको ड्रॉप किया, जैसे ही आप ड्रॉप करोगे विस्कस लिक्विड में ड्रैग फोर्स लगेगी। ड्रैग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो इसीलिए इस बॉडी का वेट, इस स्फीयर का वेट और ये जो इसकी ड्रैग फोर्स है दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी और बैलेंस करेंगी और बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। उसके बाद हमने यहाँ तक ये सीख लिया कि एक्सीलरेशन जो है वो जीरो के इक्वल है और ये इक्विलिब्रियम है। अगर मैं कहूँ कि एक्सीलरेशन जीरो है तो इट मीन्स दैट न्यूटन आपने लॉ पढ़ा है कि एफ नेट जो है वो एम ए के इक्वल होता है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो जीरो पुट किया तो ये एफ नेट जो जीरो हो जाएगी। एफ नेट जीरो ये एक बॉडी है जिसके ऊपर ये चार फोर्सेज लग रही हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड 4 न्यूटन और इस एक्सिस की तरफ और 10 न्यूटन इस एक्सिस की तरफ। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दूसरे को बैलेंस करेगी। ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो और हम कह सकते हैं जब नेट फोर्स लगती है तो जितनी भी तमाम फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं? बैलेंस कर रही होती हैं। अगर वो बैलेंस कर रही होती हैं तो इसी तरह की एक एग्जांपल आपकी बुक में उन्होंने दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल उन्होंने कहा कि एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है जिस पर एक फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स एफ एन लग रही है और इसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और इक्वल इन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है।
जब ये इक्वल है, नेट फोर्स जीरो है, तो इट मींस दैट जो फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ था, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा, और ये W डाउनवर्ड है, नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ था, तो इसलिए मैंने इसको क्या रखा, नेगेटिव रखा, और ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल जीरो। मतलब मैं कह सकता हूँ जो समेशन एफ था, जो समेशन एफ था वो इक्वल जीरो था, समेशन एफ जो था वो इक्वल जीरो था। तो इसमें जो फोर्स लगने वाली थी वो उन दोनों का अगर सम किया जाए तो जीरो के इक्वल था, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यही था हमारे पास ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था इक्विलिब्रियम, और आई थिंक सो ये बहुत इजी है, बहुत इजी चीजें इसमें एक्सप्लेन हुई हैं। नेक्स्ट हम 4.9 टॉपिक में देखेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।